अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बाबू वाली सरकार। और भाई जान, आज हमारा ये जो एपिसोड है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इर्द गिर्द ठोका ठाकी काफी चल रही है और यकीन करें ये जो एपिसोड है ना रफाकत साहब, ये एपिसोड बनाने में जितनी हमारी एफर्ट लगी है ना, शायद हमारी 10 पिछली वीडियो में ना लगी हो। बीच में 2 माइक खराब हुए हैं, पता नहीं रैंडमली जब वीडियो बनाने लगते हैं तो कोई ठोका ठाकी शुरू हो जाती है नेबर्स में। बाहर से लोग अजीबोगरीब आवाजें लगा रहे होते हैं। और ये एक वीडियो, छोटी सी वीडियो है, छोटी तो नहीं होगी खैर, थोड़ी लंबी है, काफ़ी अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये एक वीडियो बनाने में इतनी एफर्ट लग गई है ना कि कभी रिव्यू बनाने में भी नहीं लगी। आज की वैसे जो पहली खबर है ना, इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा, धमाकेदार खबर कहूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि टेक्नो एक गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि उसका जो प्राइस रेंज है वो भी इतना इंसेन होने वाला है कि लोगों को समझ ही नहीं आएगी। लाइक ये जरूर होता है कि कंपनीज कंपेटिटिव फोन लॉन्च करती हैं, लाइक एक कंपनी ने एक फोन लॉन्च किया, उसके मुकाबले में दूसरी ने दूसरा लॉन्च कर दिया। ये जो फोन है, इसके अंदर जो स्पेक्स आने वाली हैं वो उस प्राइस कैटेगरी में पहली बार इसी फोन से इंट्रोड्यूस होंगी। उससे पहले वो स्पेसिफिकेशन उस प्राइस टैग में ना तो किसी ब्रांड ने दी है और ना ही मुझे आगे अगले 2 महीने में नजर आ रहा है कि प्राइस का बैरियर टूटने वाला है। प्राइस का बैरियर टूटने वाला है, लेकिन हम प्राइस अभी रिवील नहीं कर सकते। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात भी पता होगी कि इस फोन के रिलेटेड मैंने कुछ एफर्ट्स की हैं, जिसकी वजह से इस फोन को खरीदने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। उसकी वजह यह है कि इसकी जो पहली फ्लैश सेल है वो saman.pk के ऊपर लगने वाली है। पूरे पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली ये फोन saman.pk पे अवेलेबल होगा। और मजेदार बात यह है कि ये फोन आपको मार्केट से नहीं मिलेगा, और इसकी जो एक्सक्लूसिव फ्लैश सेल है जहां पर ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है थोड़े से यूनिट्स में, वहां पर इसका प्राइस टैग भी नीचे होगा मार्केट से, और इसके साथ एक गिफ्ट भी होगा। अब स्पेक्स बताता हूं, स्पेक्स सुनिएगा। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग, मीडियाटेक का हीलियो G80 गेमिंग चिपसेट, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। मतलब स्पेक्स काफी मजे के लग रहे हैं। स्पेक्स काफी मजे के हैं, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि ये स्पेसिफिकेशन इससे पहले इस प्राइस टैग में नहीं आया। और बाय द वे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, एक प्राइस भी कम है और ऊपर साथ गिफ्ट भी है। ऊपर से साथ गिफ्ट भी है। तो ये वो फोन है जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी टीज कर रहा था। इसका ऑफिशियल जो प्राइस टैग है, इसकी जो डेट है, वो जल्द ही रिवील हो जाएगी। अभी मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, कंफर्म भी नहीं हो सकी, बातचीत चल रही है, तो जैसे ही कंफर्म होगी आपको पता लग जाएगा। और बड़े अरसे बाद कोई ऐसी डिवाइस आई है जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है, वो आ रही है एप्पल आईफोन 13 मिनी के रिलेटेड। रफाकत, आपने आईफोन 13 मिनी खरीदा ना? iOS पे मेरा इतना कोई तो एंड्रॉइड फोर्स है, लेट द फोर्स एंड्रॉइड बी विद यू। आईफोन 13 मिनी जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो कैंसिल हो गया है, लोग नहीं खरीद रहे 12 मिनी, तो उसकी वजह से एप्पल ने डिसाइड किया कि 13 मिनी नहीं आएगा। अब ये खबर आ रही है कि ऐसा नहीं है, एटलीस्ट आईफोन 13 मिनी तो एप्पल लेकर आ रहा है, और इसके जो रेंडर्स लीक आउट हुए हैं उसमें हमें एक नया कैमरा डिजाइन देखने को मिल रहा है। बेसिकली आईफोन जो 12 मिनी था उसके अंदर हमें जो कैमरास थे वो सीधे लेआउट में मिले थे, ये वाला कैमरा जो था वो निकाल दिया गया था। अब ये सीन किया जा रहा है कि इस कैमरा को नीचे मूव करके आपको डायगोनल कैमरास देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली कैमरा की जो परफॉर्मेंस है और वो जो चीज़ें हैं वो तो जब ये लीक अभी सामने आई है, जब ये एक्चुअल में आएगा तभी पता लगेगी। लेकिन जो डिज़ाइन है 13 मिनी का और 12 मिनी का, उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो कैमरास की लोकेशन होने वाली है। दोनों के अंदर उसमें वर्टिकल कैमरास थे, इसमें डायगोनल कैमरास होने वाले हैं, और इसके अलावा डायमेंशंस का भी थोड़ा बहुत फर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्लिमनेस है वो ज्यादा होगी आईफोन 13 मिनी में। ओके, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो एक चीज कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि 2021 और 22 के अंदर चिप शॉर्टेज जो है वो एक बहुत बड़ा मसला रहने वाला है। यही चीज है कि हमें इस साल के जो अगला अरसा है उसके अंदर नजर आ रहा है कि काफी डिवाइसेस शायद कैंसिल भी हो जाएं। काफी ऐसे मोबाइल फोन्स हों जिनका या तो स्टॉक नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो लॉन्च होंगे तो उनके अंदर हमें उनका जो प्रोसेसर है वो बहुत हद तक डिफरेंट देखने को मिलेंगे। मतलब पहले अगर स्नैपड्रैगन आता था तो मीडियाटेक लगा दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए हमें जरा कम पावर वाला प्रोसेसर मिल जाए, क्योंकि इस टाइम मार्केट में जो चिप शॉर्टेज है वो बढ़ी हुई है। अभी रिसेंटली एनवीडिया ने रिलीज दी है कि एनवीडिया RTX 3080 जो कि उनके टॉप एंड चिपसेट्स में आता है और ग्राफिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसकी जो स्टॉक है वो 2022 के अंदर भी नहीं मिलेगा। मतलब 2021 में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी शॉर्टेज 2022 तक चलेगी। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में इस टाइम हर बंदा क्रिप्टो में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्रिप्टो वाले स्टॉक आने से पहले ही खरीद लेते हैं। और क्रिप्टो वालों का जो ऑर्डर होता है वो 1 यूनिट का नहीं होता, उनका ऑर्डर होता है बल्क ऑर्डर।
तो बेसिकली बल्क डील जो होती है वो उठा लेते हैं और मार्केट में स्टॉक आता ही नहीं है, और इस वजह से जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो जो उनका एक्चुअल प्राइस टैग है उससे डबल प्राइस में सेल हो रहे हैं। और ये चीज़ गेमर्स को भी काफ़ी तंग कर रही है। ये चीज़ गेमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है। यही वजह है कि इवन जो प्ले स्टेशन है या जो कंसोल्स हैं उनकी भी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है कि चिप्स जो हैं उनको हासिल करना बहुत मुश्किल हुआ है। उसके अलावा फिर दूसरी साइड पे हमें स्मार्ट कार्स देखने को मिल रही हैं। स्मार्ट कार्स अगेन आपको चिप चाहिए गाड़ी बनाने के लिए। अब एक गाड़ी महंगी चीज़ होती है, तो जो गाड़ियों वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा पैसे भी खर्च देते हैं कि हमें चिप दे दो, तो उसकी वजह से भी चिप शॉर्टेज बन रही है। और 2021 और 22 क्योंकि स्मार्ट प्रोडक्ट्स का दौर रहने वाला है, तो इस टाइम में जो चिप शॉर्टेज है वो एक रियलिटी बनेगी और आपको काफ़ी डिवाइसेस या तो स्टॉक नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो स्टॉक का अरेंजमेंट कर भी लेते हैं तो उसका कुछ मॉडल्स कैंसिल हो जाएंगे। डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। प्राइस इंक्रीज हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज आ रही है, जो 5G चिप्स हैं उनकी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मतलब उनके अंदर जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और ना ही पाकिस्तान में 5G अवेलेबल है। लेकिन फिर भी जब उनके फ़ोन्स आएंगे तो हमें उन पे एक्स्ट्रा प्राइसेस जो है वो पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइम पे चिप मिल ही नहीं रही। तो हमेशा से यही चलता आ रहा है कि यूज़र को ही पे करने पड़ते हैं जब भी बैकएंड से। ऐसा ही है। ओके, मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे कहा था कि डॉग कॉइन जो है ना, एक मीम कॉइन है, मजाक में बनाया गया, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैंने कोई लाख 1.5 लाख रुपया लगाया हुआ था, मैंने थोड़े से पैसे बना के मैंने डॉग कॉइन बेच दिए। डॉग कॉइन एक दफा डबल हुआ, उसकी जो प्राइस है एक दिन में डबल हुई, उससे नेक्स्ट डे वो फिर ऑलमोस्ट डबल हुआ है, और इस पॉइंट पर डॉग कॉइन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और यहाँ पर मजेदार बात ये है कि इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो 48 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। यानी कि डॉग कॉइन पूरी दुनिया में जो मौजूद है वो 48 बिलियन डॉलर्स की मार्केट बन गई है। ये एक मजेदार सा फनी सा कॉइन था जो मीम के फॉर्म में बनाया गया था, लाइक इसके पीछे कोई सीरियस चीज है ही नहीं। बाकी कॉइन्स के पीछे या तो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई सिस्टम होता है, इसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन ये जोक कॉइन इसे कहा जाता है, और जिन इंजीनियर्स ने बनाया था उनने भी यही कहा था। लेकिन हुआ क्या कि डिफरेंट जो पर्सनालिटीज हैं उनने इसके ऊपर ट्वीट्स की, स्पेशली जो इलॉन मस्क की ट्वीट्स आती रही हैं डॉग कॉइन के ऊपर, उसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया है और अब इस पॉइंट पर ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है और इनसेन प्रॉफिट्स हुए हैं, लोग मिलियनियर्स बने हैं, $1 मिलियन, बड़ी इंसेन चीज है। ये चीज रिस्क के ऊपर भी है ना, अभी ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क है। और इस वीडियो को देखकर कुछ लोग सोचेंगे कि अब हम डॉग कॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं कि जब कोई चीज क्रिप्टो में अपने ऑल टाइम हाई पे होती है ना, तो उसके बाद वो गिरती है और बहुत बुरा गिरती है। तो पैसे लगाने से पहले ये चीज सोच के चलिएगा, हो सकता है डबल भी हो जाए, हो सकता है कभी कभार उन यूजर्स की वजह से भी गिरती है। हाँ, काफी हद तक जुआ ही है ये क्रिप्टो जो है इस पॉइंट पर भी। लेकिन हम ये चीज जरूर देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इंक्रीज का ही है। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि आप अगले 3 साल में इससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो जनरली जो अच्छे कॉइन्स हैं, जो पॉपुलर कॉइन्स हैं, वो बढ़ ही रहे हैं। कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो पॉपुलर हो और नीचे चला गया हो। मतलब ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें स्टेबल है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है वो ओप्पो की तरफ से आ रही है, जहां पर रिसेंटली ओप्पो ने अपनी रीनो 5 सीरीज को लॉन्च किया था और अब रीनो 6 प्रो के ऑलरेडी जो लीक्स और रूमर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब इस पॉइंट पर ओप्पो की जो रीनो सीरीज है ना, वो किसी हद तक कंफ्यूजिंग हो गई है। उसकी रीजन बताता हूँ। रीनो सीरीज जब ऑफिशियली पहली बार लॉन्च हुई है ना, तो ये एक फ्लैगशिप फोन था जिसमें हमें टॉप एंड का चिपसेट मिला, और उसके बाद उसमें सब फ्लैगशिप के जो हैं गिमिक्स दिए गए थे। उसमें रीनो सीरीज ओप्पो की पहली सीरीज थी जिसमें हमें जो ऑप्टिकल जूम है वो देखने को मिला, तो ये एक फ्लैगशिप सीरीज थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि रीनो को इनने मूव करना स्टार्ट कर दिया अपर मिड रेंज के अंदर, और जो रीनो की ओरिजिनल फोन था उससे अगला फोन जो रीनो 2 आया है वो एक्चुअल में उससे कम पावर वाला था, और रीनो 3 रीनो 2 से कम पावर का था। तो ये ऊपर से शुरू हुए हैं और उसके बाद इनने परफॉर्मेंस कम की है, प्राइस भी कम की है, बिल्कुल प्राइस भी कम हुई है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हुई है, प्राइस कम नहीं हुई। मतलब ये नहीं था कि फोन ओवर प्राइस थे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि रीनो सीरीज कहाँ पर स्टैंड करती है। तो इन्होंने मे भी अपने यूजर्स को टारगेट करना हो, मिड रेंज में ज्यादातर यार मसला वो नहीं है। मसला ये है कि कोई भी सीरीज आप लॉन्च करते हो ना, तो उसका एक पैटर्न होता है। आपने अगर लोअर एंड यूजर को टारगेट करना है तो आप स्टार्ट ही उससे करो। आपने स्टार्ट में हायर एंड को टारगेट किया है, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आए हो, अब आप यहाँ आ गए हो, और उसके बाद फिर इनका साइकिल कोई नहीं है। मतलब जैसे अगर सैमसंग की नोट सीरीज है, साल में 2 आने हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है इन्होंने पहले टॉप एंड में रखा नाम थोड़ा सा देने के लिए रीनो को, क्या ख्याल है? यार ये भी हो सकता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सीन है। उसके अलावा इनका साइकिल भी कोई नहीं है ना। रीनो 5 प्रो भी आया है, जनवरी में स्टोर्स में आया है, और आई थिंक अप्रैल चल रहा है, और रीनो 6 की ऑलरेडी जो लीक्स हैं वो आ रही हैं, और कभी ये लेट कर देते हैं, कभी ये जल्दी कर देते हैं। लेकिन जहां तक बात है रीनो 6 की,
तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फ़ोन है स्पेक्स वाली साइड से ऑलमोस्ट रीनो 5 प्रो ही है। एक चीज़ जो कि डिफरेंट दी गई है वो ये है कि रीनो 5 में हमें जो डायमेंसिटी 1000 था वो मिला था 1000 प्लस, और इसमें हमें डायमेंसिटी 1200 देखने को मिलेगा। डायमेंसिटी 1200 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, हम उसको Realme GT Neo पर ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ चेंज नहीं की जा रही और इसको रीनो 6 प्रो जो है वो कहा जा रहा है। लीक्स हैं, हो सकता है इसको रीनो 5 सीरीज़ में ही दोबारा लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन अभी के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि रीनो में क्या कर रही है ओप्पो। फ़ोन्स अच्छे हैं, प्राइस भी ठीक आ जाती है, लेकिन वैसे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाली है और ये न्यूज़ आ रही है Realme के रिलेटेड। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये खबर मुझे काफ़ी टाइम पहले से पता थी और मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे बोल भी दिया था तो गलत नहीं होगा। बेसिकली Realme एक स्मार्ट टीवी जो है वो लेकर आने वाला है और नए स्मार्ट टीवी जो है Realme की तरफ से वो मई में आने वाले हैं और पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर भी Realme के जो स्मार्ट टीवीज़ हैं वो लॉन्च किए जाएँ, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप स्मार्ट टीवीज़ की मार्केट की बात करते हैं ना तो 2-3 प्लेयर हैं जो कि खेल रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं आते और ये ज़रूर होता है कि अप्लायंसेस वाली जो कंपनीज हैं वो टीवी चाइना से मंगवाती हैं, उन पर अपना ठप्पा लगाती हैं, लोगो लगाती हैं और बेच देती हैं। ये बात भी आने चाहिए और ब्रांड्स भी, ताकि कंपटीशन, स्पेशली ऐसे ब्रांड जो कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और स्मार्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि वो प्रोसेसर वाली साइड से इनको बेहतर बना सके, वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकें। और ये जो टीवी है ये अभी के लिए तो सुनने में आ रहा है कि इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाए। इसका जो प्राइस टैग है वो भी काफ़ी कंपेटिटिव होने वाला है अगर ये लॉन्च होता है, और इसके साथ Realme का जो साउंड बार है वो भी लॉन्च हो सकता है जो कि 12-13-14 हज़ार की प्रोडक्ट है, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगी। ओके, एप्पल के जो इवेंट्स रहते हैं ना यार वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा अटेंशन गैदर करते हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि एप्पल अब बहुत ज़्यादा इवेंट्स करने लग गई है और ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। लाइक हमेशा ये होता था कि सैमसंग बहुत ज़्यादा इवेंट्स करती थी, एप्पल का साल में 1-2 इवेंट्स होते थे और उसकी बहुत खप होती थी, लेकिन अब एप्पल भी हम देख रहे हैं कि आए दिन या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है या कोई नया इवेंट कर देता है। और इस चीज़ को खास तौर पर एप्पल आई थिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि एप्पल अब अपनी सॉफ्टवेयर को भी बहुत ज़्यादा बेचना चाहता है, एप्पल अपनी सर्विसेज बेचना चाहता है, और उस चीज़ को करने के लिए अब एप्पल जो कि जनरली अपने टॉप एंड यूजर्स को सिर्फ टारगेट करता था, अब वो लोअर एंड को भी टारगेट कर रहा है। यही वजह है कि हमें iPhone 13 मिनी जैसी डिवाइसेस की खबरें आ रही हैं, यही वजह है कि हमें iPhone SE जो है वो देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो मिड रेंज में भी आ रहे हैं वो भी एप्पल की प्रोडक्ट्स लें। और एप्पल का एक इवेंट जो कि अप्रैल 20 को होना है जिसको एप्पल स्प्रिंग लोडेड इवेंट कह रहा है, ये लीक हुआ था सिरी के थ्रू और उसके बाद अभी ऑफिशियल हो चुका है। मार्क गरमन ने ये कहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लीक्स पहले भी प्रोवाइड करते रहे हैं, कि ये जो इवेंट है इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। हमें iPads देखने को मिल सकते हैं जिनमें माइक्रो LED डिस्प्ले आ जाएगा जो कि नॉर्मल जो एमोलेड आता है उससे थोड़ा सा बेहतर है। उसके अलावा माइक्रो LED नहीं है, सॉरी मिनी LED है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर नई एप्पल पेंसिल, एयर टैग्स वगैरह लॉन्च हो सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं जो कि एप्पल कहीं और किसी इवेंट में नहीं डाल सकता था, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ डाल दी गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल ने अपना जो नया लाइनअप है मैक्स का वो भी सेटअप कर लिया हुआ है जिनके अंदर उनकी अपनी M सीरीज़ की चिप होगी, लेकिन वो जो लाइनअप है वो एक सेपरेट इवेंट में लॉन्च होगा क्योंकि अभी के लिए उसकी प्रोडक्शन के कुछ मसले हैं। लेकिन देखते हैं कि 20 तारीख को क्या होता है। अभी के लिए जो खबरें हैं वो यही हैं कि एप्पल iPad, एयर टैग्स और एप्पल पेंसिल को अपडेट करेगा। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो Huawei की तरफ से आ रही है। Huawei वन ऑफ दी लीडिंग कंपनीज है अगर आप उनको 5G डेवलपमेंट में बात करते हैं, ऑल दो उनको बहुत बड़ा सेटबैक आया है ये US वाला, उसकी वजह से उनके काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट गए हैं स्पेशली यूरोप वगैरह में, लेकिन Huawei अभी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है अगर आप 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और Huawei ने ये अनाउंस किया है कि वो 2030 तक 6G की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि मैं चाइना गया था और मैंने Huawei के जितने भी सेंटर्स हैं वो विजिट किए थे, उस पॉइंट पर भी Huawei 6G पे रिसर्च कर रहा था। और यहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि हम 3G से जब 4G पे आए थे ना तो हमें जो सबसे बड़ा फ़र्क मिला था वो स्पीड का मिला था, तो लोगों की ये सोच है कि 5G में भी स्पीड का फ़र्क होगा, उसके बाद 6G और तेज़ हो जाएगा। स्पीड का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये जो अब नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है ना, ये स्पीड की वजह से नहीं की जा रही। इंटरनेट की स्पीड जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक टाइम पे कितने यूज़र एक राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं, एक टाइम पे आप कितनी डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके अलावा पीक स्पीड क्या होगी, और उसके अलावा लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेंसी वो टाइम होता है जहाँ पर आपका पहला कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है।
तो ये चीज़ें जो हैं इन पे Huawei फोकस कर रही है, और 6G की जो टेक्नोलॉजी है वो 5G से भी आगे होगी, और 5G जो है होपफुली 2 सालों में पाकिस्तान में कहीं पर रोल आउट होगा। मतलब Huawei जैसी कंपनीज हैं जिनकी वजह से ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे तक आ रही है। यार Huawei इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, इनफैक्ट Huawei को अभी भी वर्ल्ड लीडर कंसिडर किया जाता है, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इन पे बैन भी लगा है। लोग सोच रहे थे कि Huawei चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी बाकी भी हैं, लेकिन क्योंकि ये 5G में इतने आगे जा रहे थे, 5G वाज द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से बैन लगा है। अब वो अलग बात है, वो कहते हैं हमने सिक्योरिटी की वजह से लगाया, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो रीजन थी वो 5G थी। अगली खबर भी हमारे पास आ रही है Huawei की तरफ से, जहां पर Huawei ने फाइनली हमें बता दिया है कि उनकी जो हार्मनी OS है, जिसको हॉन्गमेंग OS भी कहा जा रहा था, हार्मनी OS किन डिवाइसेस के ऊपर चल सकेगी। और यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि Huawei का जो फोल्डेबल आ रहा है वो, और Huawei का P50 Pro, वो पहली डिवाइसेस होंगी जिनमें बिल्ट इन आपको हार्मनी OS मिलेगा। लेकिन जो Huawei के पुराने फोन्स हैं, Huawei उनके ऊपर भी आपको हार्मनी OS की जो अपडेट है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूजर्स के पास ऑप्शन होगी कि वो अपने फोन्स को हार्मनी OS पे अपडेट कर सके, क्योंकि इससे ये होगा कि जिन लोगों ने पहले से फ़ोन खरीदे हुए हैं उनके फ़ोन ज़ाया नहीं होंगे, वो उनको अपडेट मिलती रहेगी। वरना जनरली जब कंपनीज इस तरह के किसी मसले में फंसती हैं तो वो अपनी डिवाइसेस को छोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन सामने आए हैं उनमें ज़्यादातर Huawei की फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं। Huawei की Mate 40 सीरीज़ हो गई, Huawei की P40 सीरीज़, Mate 30 सीरीज़, ये सब वो डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हमें हार्मनी OS मिल सकता है। और अकॉर्डिंग टू Huawei, इवन जो Huawei की Mate 20 सीरीज़ है उसमें भी इवेंचुअली हमें ये अच्छी बात है कि हार्मनी OS की कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हार्मनी OS की कम्युनिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो ऑलरेडी Huawei के कस्टमर्स हैं उन सबके पास जो है हार्मनी OS चला जाएगा। और मुझे ये नहीं पता कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लेकिन आपका एक फ़ोन पड़ा हुआ है जो आपने ज़ाया करके रखा हुआ है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा उसके सॉफ्टवेयर का, लेकिन उस पर एक अपडेट आती है तो आप इन माइंड सोचते हो कि शायद चेक तो करके देखता हूँ। एक न्यू लुक। अब पहली जो टर्न है उसमें ये सिर्फ चाइना के अंदर लेकर आया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गूगल के इश्यूज नहीं है, तो Huawei के लिए काफ़ी आसान है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बाकी दुनिया के अंदर भी आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो Vivo के V21 के रिलेटेड आ रही है, जो कि इस पॉइंट पर मलेशिया के अंदर ऑलरेडी मार्केट होना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि Vivo का जो रिसेंट डिज़ाइन हमने Vivo की मल्टीपल डिवाइसेस में देखा है, ये ऑलमोस्ट उसी डिज़ाइन में आता है। और पाकिस्तानी मार्केट में ये किस प्राइस टैग में आएगा और कब लॉन्च होगा ये बड़ा देखने में आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी मार्केट में ये मोबाइल फ़ोन V21 के नाम से ना आए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन लीक हुआ है वो मुकम्मल तौर पर वही डिज़ाइन है जो कि V20 के नाम से ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट में आ चुका है। तो सेम डिज़ाइन में V21 आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो ऐसा हो। लेकिन रूमर ये है कि इंटरनली ये जो फ़ोन है काफ़ी डिफरेंट है उस फ़ोन से जो कि पाकिस्तान में आया था। इसके अंदर आई ऑटो फोकस और उसके अलावा जो 3GB रैम एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है Vivo वर्चुअल मेमोरी के तौर पे, वो सब कुछ आ रहा है। तो देखते हैं कि ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में आता है या नहीं आता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि V21 आएगा पाकिस्तान में, लेकिन वो ये मोबाइल नहीं होगा, वो कोई और मोबाइल फ़ोन होगा। ये दूसरी मार्केट्स के लिए V20 को ही रीब्रांड किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है, ये न्यूज़ इन इटसेल्फ एक मज़ेदार न्यूज़ है। Oppo A94 5G अनाउंस विद Dimensity 800U एंड 30 वाट फास्ट चार्जिंग। इस पॉइंट के ऊपर जैसा मैंने अपनी पीछे भी बताया है, अगर आप मेरा पूरा एपिसोड देख रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आप ये वैसे क्लिप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन सीन ये है कि इस टाइम जो चिप शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और यही वजह है कि कंपनीज 2 वेरिएंट्स लॉन्च कर रही हैं। एक मोबाइल फ़ोन 4G वेरिएंट में लॉन्च होता है और एक 5G वेरिएंट में लॉन्च होता है, और दोनों फ़ोन्स एंटायरली सेपरेट डिवाइसेस होती हैं। उनके अंदर बाकी स्पेक्स भी डिफरेंट हैं, लेकिन उनके नाम सेम हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। उसकी वजह यह है कि Oppo A94 और Oppo A94 5G आपको सुनने में लगता है कि अच्छा एक में 5G होगा एक में 5G नहीं है, जबकि असल में दोनों फोन्स जो हैं वो एंटायरली डिफरेंट डिवाइसेस हैं। उनमें हर चीज़ का फ़र्क है, चार्जिंग स्पीड्स का, हर चीज़ का। और ये सिर्फ Oppo नहीं कर रहा, सैमसंग में भी हमने यही देखा है कि उनका जो A32 था पाकिस्तान में 4G आया है, इंटरनेशनली 5G वेरिएंट भी आया है, और दोनों फोन्स बिल्कुल डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो मे बी इसके साथ चिपसेट का कोई सीन हो, क्योंकि 5G जो सपोर्ट करता है चिपसेट वो लेटेस्ट होगा, उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी। यार 5G वाले जो चिपसेट्स हैं नंबर 1, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 5G होना एक सेपरेट चीज़ है, परफॉर्मेंस बढ़ना एक सेपरेट चीज़ है। क्योंकि 5G वाला जो चिप है उसमें ये खासियत है कि उसमें मॉडेम लगा हुआ है 5G का, उसके अलावा उसका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। 5G चिप्स पावरफुल आ रहे हैं, लेकिन नॉन पावर वाले भी आ रहे हैं।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आपने 5G फोन लॉन्च करना है आप उसको डिफरेंट नाम दे दो, आपने क्यों उसको A94 ही कहना है, इसके स्पेक्स वगैरह भी बिल्कुल डिफरेंट हाँ, तो आपने उसको सेम नाम क्यों देना है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, मे बी वो मार्केटिंग पैसे बचाना चाह रहे हो, एक नाम चलाना चाह रहे हो, मे बी वो खुद कन्फ्यूजन ना क्रिएट करना चाह रहे हो, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि उन्हें दोनों वेरिएंट्स लॉन्च करने हैं। जो पीछे चिप कंपनीज है वो कहती हैं कि अच्छा आपको 4G चिप चाहिए तो एक 5G चिप भी खरीदो, तो उन्हें दोनों को भी बेचना है ना, तो ये वजह है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है ईवी वर्ल्ड से, जहां पर मर्सिडीज ने फाइनली अपनी टॉप एंड प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है लॉन्च कर दिया है। EQS का नाम है, EQS बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और इस व्हीकल को डायरेक्टली मर्सिडीज के बैच के अंदर नहीं लॉन्च किया गया, इसको मर्सिडीज की जो पेरेंट कंपनी है उसने लॉन्च किया है। ऑब्वियसली बैक एंड पे तो वही इंजीनियर्स हैं जो कि मर्सिडीज के हैं, लेकिन उसको EQS के नाम से लॉन्च किया जा रहा है, और मर्सिडीज वाले स्ट्रेट अप कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ला किलर। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। हमेशा ये होता है कि एंड्रॉयड में एक अच्छा फ़ोन बन के आता है ना, वो कहते हैं हम आईफोन को मार देंगे। आईफोन को मुकम्मल तौर पर फ्री की एडवर्टाइजमेंट मिल रही होती है, क्योंकि हर कंपनी ये कह रही होती है कि हम आईफोन को बीट करेंगे। उसी तरह इस पॉइंट पर जो ईवी व्हीकल्स हैं उनमें टेस्ला जो है वो टॉप पे है। हर कंपनी आगे कहती है हमने टेस्ला को बीट कर देना है, और टेस्ला एक जगह चुप करके बैठी हुई है, उनको फ्री की मार्केटिंग मिली जा रही है, क्योंकि हर कंपनी अपने लॉन्च इवेंट पे कह रही होती है कि हमने टेस्ला बीट करनी है। ऑल दो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि टेस्ला का जो बायर है वो हमेशा कंप्लेन करता है कि टेस्ला में जो लग्जरीज हैं वो नहीं है, टेस्ला प्रीमियम नहीं लगती। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मर्सिडीज की बात करते हो, अब BMW की बात करते हो, तो इनमें प्रीमियमनेस एक ज़्यादा आ जाती है। और अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं और इनके पास क्योंकि प्रीमियम व्हीकल्स बनाते हैं तो रूम ऑफ एरर ज़्यादा होता है, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, बिल्कुल जो ये पैसे कस्टमर से ले रहे हैं, तो ये उनको फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा दे सकते हैं। टेस्ला का राइवल कहना थोड़ा गलत नहीं होगा कि मर्सिडीज है, इसकी प्राइस का काफ़ी डिफरेंस होगा? नहीं यार, टेस्ला भी अब महंगी गाड़ियाँ बना रही है, नंबर 1, और नंबर 2 गेम ये है कि इस पॉइंट पर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह आईफोन अपने एक्सपीरियंस की वजह से बिकता है, उसी तरह टेस्ला भी अपने एक्सपीरियंस की वजह से बिकती है। अगर उसमें अंदर जो डैशबोर्ड है वो ज़रा प्रीमियम नहीं भी लग रहा, तो जो बंदा उसको खरीद रहा है वो डैशबोर्ड के लिए खरीद ही नहीं रहा। इसी तरह जो बंदा आईफोन खरीद रहा होता है वो आईफोन इसलिए नहीं खरीदता कि उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, वो सॉफ्टवेयर के लिए खरीदता है, वो एक्सपीरियंस के लिए खरीदता है। और ये चीज़ जो नॉन आईफोन यूज़र है उनको समझ नहीं आती, और यही चीज़ जो नॉन टेस्ला यूज़र्स हैं उनको भी समझ नहीं आती। और आई थिंक वही वाली बात जो आपकी है कि इन दोनों को कंपेयर करना डजंट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो DJI की तरफ से आ रही है, जहां पर DJI आजकल ड्रोन पे ड्रोन लॉन्च की जा रही है। हमने रिसेंटली देखा उन्होंने अपना FPV ड्रोन लॉन्च किया है। अब DJI ने जो अपना Mavic Air 2 है उसको अपग्रेड किया है, लेकिन इसका नाम जो है वो चेंज करके Mavic निकाल दिया है और इसका नाम रख दिया है DJI Air 2S। तो हो सकता है कि वो Mavic की जो सीरीज है उसको प्रीमियम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो अपग्रेड है वो बड़ी मज़ेदार दी गई है। और मज़ेदार बात ये भी है कि जो प्राइस है वो सेम रखी गई है। तो जो Mavic Air 2 की प्राइस थी एग्जैक्टली उसी प्राइस टैग में अब आपको एक बहुत बड़ा सेंसर देखने को मिल रहा है, 1 इंच का सेंसर है। और उसके अलावा वहाँ पर जहाँ पर Mavic Air 2 में आपको 4K वीडियो की सपोर्ट मिलती थी, यहाँ पर 5.4 की वीडियो सपोर्ट दे दी गई है। और इसके अलावा ये जो ड्रोन है इसमें एक तो आपको एक्स्ट्रा सेंसर मिल रहे हैं जो कि दूर से आपकी जो कोलाइडेंस सिस्टम है उसको बेहतर बनाएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर आपको जूम भी देखने को मिल रही है जो कि एक अगेन चीज़ है, काफ़ी प्रीमियम ड्रोन में आती है। आई थिंक Mavic का जो प्रो वर्जन आता था उसमें ही हमें ये मिली थी, Mavic 2 जूम में ये हमें जूम मिली थी, उसके अलावा कहीं नहीं मिली। तो उन्होंने ये सेम प्राइस कैसे अचीव की है, ये थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही चीज़। ऑब्वियसली नया वर्जन लॉन्च किया है तो सेम प्राइस में ही आना था ये, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जिस प्राइस टैग में जो फीचर ये प्रोवाइड कर रहा है Mavic Air 2 तो कोई नहीं लेगा, वो तो समझ आ गई, सेम प्राइस में दे दिया। इससे ऊपर वाले जो ड्रोन्स हैं वो भी सफ़र करेंगे, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं इनकी वजह से लोग जो Mavic का ओरिजिनल सीरीज़ है उसके ऊपर जाते थे, लेकिन अब इसी में ये दे दिया है। हो सकता है कि कुछ टाइम में उसकी भी अपडेट आए और उसमें और कोई फीचर दे दें, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं और इनके जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार हैं। लेकिन इन पे स्क्रूटनी भी चल रही है जिस तरह Huawei पे चल रही थी, क्योंकि DJI वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। अगर आप चाइना की टेक इंडस्ट्री की बात करते हो तो वहाँ पर तो देखते हैं कि ये कब तक कर पाते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे काफ़ी सिंपल और इजी सा लग रहा है, काफ़ी मोबाइल ब्रांड की। हाँ, अभी तक जो चीज़ बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि इस पॉइंट पर DJI की काफ़ी हद तक एक मोनोपोली बन चुकी है, कोई और कंपनी ड्रोन नहीं बना रही इस तरह जिस तरह DJI बना रही है। और जब भी ड्रोन की बात आती है ना, मार्केट में अवेलेबल ही सिर्फ DJI है, तो देखते हैं कि ये कब तक मेंटेन कर पाते हैं। अगर तो इनको कोई गवर्नमेंट नहीं छेड़ती ना तो कंपटीशन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा।
दिस वाज इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि एपिसोड के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, रफाकत के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसकी ऐनक उतरवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, मुंह की सर्जरी। आप कौन सी सर्जरी समझ गए? ट्राई कर सकते हैं हम सर्जरी करवा के। बच गया तो ठीक है, नहीं तो असर तो है ही। उसके अलावा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल एंड रफाकत साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।